बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। सुरेश रैना के फूफा का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। फूफा अशोक कुमार की हत्या का आरोपी बरेली से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का नाम छज्जू छेमार है उर्फ बाबू। इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने पंजाब पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार किया है। आपको पता है पंजाब के पठानकोट के माधोपुर में हत्या हुई थी और अब इसका आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। एसटीएफ ने पंजाब पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार किया है। तो आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुरेश रैना के फूफा का हत्यारा आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी और अब इसका आरोपी छज्जू छेमार उर्फ बाबू को एसटीएफ ने पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। बाकी की डिटेल अनूप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे लेते हैं। अनूप, बताइए किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बड़ी कामयाबी? देखिए स्नेहलता, लगभग 1 साल होने वाला है तब से ये जो छेमार है, जो हत्यारा है, ये लगातार फरार चल रहा था और फिर इसके बाद इसने अपना ठिकाना जो है बरेली का बहेड़ी बनाया था, जहां पर ये लंबे समय से रह रहा था। और जब मुखबिर के जरिए एसटीएफ को इसकी जानकारी हुई तो एसटीएफ ने पंजाब पुलिस और स्थानीय बहेड़ी पुलिस जो है उसके सहयोग से छज्जू उर्फ छेमार जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बाद अब इससे और पूछताछ की जाएगी कि आखिर कितने दिन तक ये कहाँ रहा, कितने लोगों से मिला और इसके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, किन किन लोगों ने मिलकर हत्या की थी, क्योंकि ये बड़ा मामला था क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की। अनूप, फिर भी ये 1 साल तक पुलिस को छकाता रहा? जी बिल्कुल, 1 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस लगातार सर्विलांस के माध्यम से, इस मुखबिर के माध्यम से और तमाम जो सोर्सेस होते हैं उनके माध्यम से लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस के हद पे ये नहीं चल रहा था। इसके बाद इस पर पुरस्कार भी घोषित किया गया था, इनाम भी घोषित किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने सुरेश रैना के जो फूफा है उनकी तो हत्या ही की थी। इसके अलावा उनकी जो अशोक की माँ है सत्या देवी, पत्नी आशा देवी, बेटा अफीम कौशल, इन सबको डंडों से बेरहमी से मारा पीटा था और मरणासन हालत में इन सबको छोड़ के ये फरार हो गया था। चलिए, तो कुल मिलाकर छज्जू छेमार उर्फ बाबू अब पुलिस के गिरफ्त में है। अब इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। अनूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां आरएसएस के दूसरे दिन की बैठक जारी है। संघ और भाजपा के बीच समन्वय को लेकर ये बैठक चल रही है। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय समेत सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। बैठक में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। तो ये दूसरा दिन है जहां संघ और संगठन को लेकर, समन्वय को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। तमाम बड़े पदाधिकारी, खुद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कई अहम मुद्दों पर, चुनावी रणनीति पर किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस पर चर्चा, बातचीत ही नहीं बल्कि मंथन का ये पूरा दौर चल रहा है। एक सत्र खत्म हो चुका है, दूसरे सत्र में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये अहम बैठक है। और देखिए कौन कौन है इस बैठक में। बीएल संतोष, दत्तात्रेय होसबोले, राधा मोहन सिंह, तो तमाम बड़े पदाधिकारी संघ और संगठन से जुड़े और खुद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दूसरे सत्र में शामिल हो चुके हैं और ये सत्र चल रहा है। तो आरएसएस की बैठक का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन समन्वय को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसे 2 सत्रों में बांटा गया है। पहला सत्र बीत चुका है, संपन्न हो चुका है। दूसरे सत्र की आप देखिए कौन कौन इसमें शामिल है तस्वीरें, जहां सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, दत्तात्रेय होसबोले, सर कार्यवाहक और राधा मोहन सिंह यूपी प्रभारी, तो तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर समन्वय एक अहम मुद्दा है, जिसके ताने बाने को इस वक्त जांच रहे हैं, भांप रहे हैं और मंथन का ये दौर चल रहा है। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। मायावती ने इस बार सियासी जंग जीतने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला है। कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए और इसीलिए मायावती कहती हैं कि बसपा 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है।
1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। दरअसल अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां किस तरीके से अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं, आप देख ही रहे हैं। ऐसे में वोट बैंक साधने की कोशिश में बसपा का ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ये बड़ा दांव सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी भी बसपा के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। और उन्होंने जिक्र करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें साफ तौर पे रखी। जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। जनता की ये चाहत व समय की मांग भी है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और उधर समाजवादी पार्टी ने मायावती के ब्राह्मण कार्ड के सियासी दांव पर पलटवार किया है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज जानता है कि उसे किस पार्टी में कितना सम्मान मिला है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवा करके अपने को ठगा महसूस कर रहा है और जिस तरीके से उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया। अगर हम देखें इतिहास पिछले 1 साल से जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं, मैं समझता हूं कि 1249 हत्याएं ब्राह्मण समाज के लोगों की हो चुकी हैं। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार की घटनाएं घटी हैं और उन्हें कहीं पर भी सम्मान नहीं दिया गया। हरदोई से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हरदोई के सांडी इलाके में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। तेंदुए ने कई घरों में घुसकर हमला किया है। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पावर हाउस में तेंदुआ घुसा था, जिसकी तस्वीरें भी देखिए आप और किस तरीके की दहशत है लोगों के भीतर। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि घर के बाउंड्री के भीतर ये तेंदुआ छलांग लगाता नजर आ रहा है। क्या हालत हुई होगी लोगों की, इसका अंदाजा लगाइए। अफरा तफरी का माहौल। यह हरदोई का सांडी इलाका है जहां पर तेंदुए की दहशत देखिए, घर के भीतर दाखिल हो गया। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है यहां पर यह तेंदुआ कई लोगों को जख्मी कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी के दिन भर रहे कार्यक्रमों की। अगर बात कर लें तो सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया सीएम आवास पर और यहां पर लोगों की फरियाद सुनी। उसके बाद उन्होंने टीम 9 के साथ एक अहम बैठक की जिसमें वीकेंड कर्फ्यू की समीक्षा की गई। साथ ही जिन राज्यों में 3% से
ज्यादा संक्रमण है वहां से यूपी आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है। तो उधर लखनऊ के पीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत का हाल भी जाना। तो आज टीम 9 की बैठकों से जो जरूरी चीजें निकल के आई वो भी आपके सामने रखे कि 27 जिलों में कोरोना का क्या हाल है, 28 जिलों में इकाई के आंकड़े, मरीज और ये तमाम चीजें टीम 9 के साथ डिस्कस की गई हैं और सामने रखी गई हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जहां पर भी संक्रमण दर 3% से ज्यादा है वहां पर उन राज्यों से आने वाले लोगों को यूपी में दाखिल होने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। इसके अलावा सुबह जनता दरबार की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी, तमाम फरियादी देखे गए। इसके बाद उन्होंने टीम 9 की बैठक ली जिससे कई अहम फैसले आए। सबसे अहम यह है कि अगर बाहर से कोई यूपी आता है तो उसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी अगर जिस राज्य से आ रहा है वहां 3% से ज्यादा संक्रमण दर है। इसके अलावा कल्याण सिंह का हालचाल भी जानने के लिए सीएम योगी पहुंचे। और यूपी में गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़े संकेत दिए हैं। प्रियंका बोलती हैं कि चुनावों को लेकर कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे किसी भी तरीके से पार्टी को नुकसान हो। आगे के हालात कैसे होंगे इसी के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और फैसला भी इसी आधार पर लिया जाएगा। तो इस वक्त 3 दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है प्रियंका गांधी का और इस बीच जाते जाते उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि गठबंधन को लेकर उन्होंने मनाही नहीं की है और साफ किया है कि जिस चीज से पार्टी का हित जुड़ा होगा वो काम हम करेंगे। दरवाजे खुले हैं, ये सूत्र बताते हैं गठबंधन के लिए। इसके अलावा हालातों को देखकर भांपकर ही फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है जहां 3 दिन के दौरे के बाद आज ये दौरा भले खत्म हुआ लेकिन जाते जाते प्रियंका ने ये बड़े संकेत दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। हेलो राइड कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। बाइक टैक्सी के नाम पर अरबों रुपए ठगने का इनके ऊपर आरोप है। शातिर ठग राजेश पांडे को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक टैक्सी के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाला और वो अरबों रुपए तक का चूना लगा चुका शख्स राजेश पांडे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हेलो राइड कंपनी के नाम से ठगी करने वाले राजेश पांडे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं। विवेक त्रिपाठी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक बताइए, डिटेल्स दीजिए दर्शकों को। जी देखिए स्नेहलता, ये हेलो राइड कंपनी एक बाइक टैक्सी कंपनी थी। जिस तरह से ओला उबर टैक्सियां हम लोग देखते हैं उसी तरह से बाइक टैक्सी का शुरुआत हुआ था। यहाँ से 2018 में विभूति खंड में ऑफिस खोल के हेलो राइड कंपनी का ऑफिस शुरू किया था। इसका जो एमडी है वो अभय कुशवाहा है जो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है और वीआरएस उसने ले लिया था। उसने एक कंपनी शुरू की और लोगों से रुपया जमा किया। 61,000 रुपए उसने कहा एक बाइक टैक्सी का 61,000 रुपया देना पड़ेगा और उसके बदले 9,500 रुपए करीब उसको हर महीने मिलेंगे और मेंटेनेंस भी कंपनी ही करेगी। चूंकि ये छोटा सा अमाउंट था तो हर आदमी इसमें इंटरेस्टेड हो गया और लोगों ने, किसी ने 1 बाइक लगाई, किसी ने 10 बाइक के लिए पैसा दिया, किसी ने 20 बाइक के लिए पैसा दिया। तो धीरे धीरे करके 6 महीने में ही इन लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए जुटा लिए और यूपी के लखनऊ के अलावा अन्य जनपदों से भी लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया, विज्ञापन दिए, खूब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, तमाम वीआईपी गेस्ट और सेलिब्रिटीज को बुलाया। इस तरह से इन्होंने सबको झांसा दिया और यूपी के अलावा बाहर बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों में भी अपनी कंपनियां शुरू की और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जब इकट्ठा हो गए तो ये कंपनी बंद करके भाग गए। उसके बाद लोगों ने एफआईआर कराना शुरू की और इसमें एक डायरेक्टर जो राजेश पांडे है, इसमें कई डायरेक्टर थे जिसमें से एक डायरेक्टर गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। कई लोग अभी भागे हुए हैं, फरार। बिल्कुल विवेक, अब नजर उन मास्टरमाइंड्स पर होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे गेम को प्लॉट किया है। देखते हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सरकार और कांवड़ संघ में बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड में इस यात्रा को पहले ही स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी
संशय के बादल थे कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश का क्या स्टैंड है, अब ये स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री धामी जी ने पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी, रद्द कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नोएडा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, ये बताइए कि कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद अब सरकार का क्या स्टैंड होगा और किस तरीके से जो शिव भक्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी कोई नाराजगी ना हो, उसको लेकर के? देखिए, कोई नाराज़गी नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने कांवड़ यात्रियों पर, श्रद्धालुओं पर, शिव भक्तों के ऊपर फूल भी बरसाने का काम हवा से किया था। तो वो सब जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो विचारधारा है उससे लोग परिचित हैं। लेकिन क्योंकि माननीय न्यायालय की तरफ से भी इसको विचार करने का आग्रह इस पर भी था और उत्तराखंड सरकार ने भी वहाँ की परिस्थितियों को देखकर अपना निर्णय लिया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी अपना जो निर्णय लिया है वह लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, उनकी सुरक्षा के लिए ही वह ध्यान में रखा है। इस बात को लोग समझते हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर हरिद्वार में शिव भक्त नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर इसका जो जमावड़ा है वो गढ़मुक्तेश्वर में लगने की उम्मीद है। अब देखिए, इस पर जो निर्णय हुआ है फिलहाल मैं उस पर कह सकता हूँ। बाकी आगे इसको क्या वो सरकार करेगी, इस पर क्या निर्णय लेगी, वो सरकारी और प्रशासनिक तंत्र ज़रूरत को देखते हुए अपना निर्णय जो लेना होगा वो समय पर लेंगे। और लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि सभी जो कांवड़ जो संघ हैं उन सब लोगों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय सरकार ने लिया है। तो इतना ज़रूर है कि इस सरकार में हमारे जो भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह हैं, हमारी आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का ही और उसको और मजबूत और उसका संरक्षण करने का काम ही योगी सरकार करेगी। इतना तय है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे पंकज सिंह जी, वो थे और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांवड़ को लेकर के योगी सरकार ने फिलहाल जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है और इस सरकार में शिव भक्तों की अवहेलना नहीं होगी। कांवड़ यात्रा जो नियम हैं, जो तथ्य हैं, उन्हीं के आधार पर रोकी गई है क्योंकि महामारी से बचना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। क्योंकि देखिए, कोरोना की दूसरी लहर अभी टली नहीं है, तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ रहा है। देश में 2 दिन के बाद एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 41,157 नए केस सामने आए हैं, जबकि 518 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शनिवार को 38,079, शुक्रवार को 38,949 नए केस थे। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर आप बात करते हैं तो 42,004 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1365 एक्टिव केस कम हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखते हैं तो कोरोना का ये ग्राफ गिरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का ये संकट टला नहीं है। और जो 3 दिन के आंकड़े हैं वो सचेत करने के लिए काफी हैं कि ग्राफ देखिए किस तरीके से आज के दिन ये आंकड़े बढ़े हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए तीसरी लहर का जो डर है, जो खतरा के बादल हैं, वो अभी भी मंडरा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र शास्त्री ने भक्तों से इस साल सावन के महीने में घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने या फिर किसी नजदीक के शिवालय में जाकर जलाभिषेक करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के स्थगित होने पर, लगातार दूसरी बार स्थगित होने पर इस बार इस फैसले का स्वागत करने के लिए अखाड़ा परिषद ने भी आगे बढ़कर लोगों से अपील की है। ये निर्णय पहले उत्तराखंड ने लिया था, अब योगी सरकार ने भी लिया है, कांवड़ संघों ने लिया है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आस्था हमारी है मगर हमको जान भी प्यारी है, जान रहेगी तो फिर अगले साल फिर आएगा, सावन भी आएगा, शिव मंदिर भी वहीं रहेंगे। जिनके बगल में आसपास में शिव मंदिर हैं वहीं जाकर के जल चढ़ाएं और भीड़ भाड़ ना करें और कोविड के नियमों का पालन करें एकदम।